हेलो एवरीवन, आज डेट है 14 जून 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि रणथंबोर नेशनल पार्क को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था इंडस रिवर को लेकर के। तो इंडस रिवर को अगर हम मैप में व्यू करें, वेस्टर्न तिब्बत से इंडस रिवर का ओरिजिन होता है, फिर इंडिया के लद्दाख वाले रीजन में एंट्री करके लास्ट में पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो एक कन्फ्लिक्टेड रीजन है वहाँ से अपने आप को फ्लो करती हुई पाकिस्तान कंट्री में अपने आप को एंटर करती है। और लास्ट में पाकिस्तान का जो पोर्ट सिटी है कराची, उसके पास में अरेबियन सी में अपने आप को डिस्चार्ज करती है। इस मैप को व्यू करने पर आपको लग रहा होगा कि इंडस रिवर और उसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो ना सिर्फ इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि पाकिस्तान के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आफ्टर पार्टीशन मींस 1947 के बाद में इंडस रिवर और इसके वाटर की अवेलेबिलिटी के लिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिस्कशन स्टार्ट हुआ और इसी के थ्रू 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी को साइन किया गया, जिसमें ये डिसीजन लिया गया कि इंडस रिवर और उसकी जो अदर वेस्टर्न रिवर्स हैं जिसमें कि झेलम है और चेनाब है, इनको वेस्टर्न रिवर के नाम से जानते हैं इंडस रिवर सिस्टम में, इनका जो पानी है वो पाकिस्तान के लिए अवेलेबल करवाया गया। और जो ईस्टर्न रिवर है मींस सतलुज, रावी और ब्यास जो है उनका पोर्शन इंडिया को दिया गया। तो ये इंडस रिवर सिस्टम और इससे रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स आप सभी को पता है कि एंशियंट टाइम में बहुत सारी इंपॉर्टेंट सिटीज जो हैं वो इंडस रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज के किनारों पर बैंक्स पर डेवलप हुई थी, इसीलिए उन सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो ये बेसिक फैक्ट्स जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल रिलेटेड है। बिहार के चीफ मिनिस्टर से क्वेश्चन किया गया कि कुछ टाइम पहले हमारे जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उन्होंने ये बोला था कि हमारी जो हिस्ट्री की जो भी टेक्स्ट बुक है उनको दोबारा से रिव्यू किया जाएगा, क्योंकि जो हिस्ट्री है उसको मुगल एम्पायर से इन्फ्लुएंस होकर के जो हमारे हिस्टोरियन हैं उन्होंने इस तरीके से उनको राइट किया है। तो इसको लेकर के जब बिहार के चीफ मिनिस्टर से क्वेश्चन किया गया तो उन्होंने बोला कि हिस्ट्री हिस्ट्री होती है, उसमें आपको चेंज नहीं कर सकते हैं। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर इंपॉर्टेंट टर्म है मुगल एम्पायर। इससे रिलेटेड हम बेसिक फैक्ट्स देखेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मुगल एम्पायर की अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है 1526 में सबसे पहले हमारे इंडिया में बाबर आया था और बाबर ने उस टाइम इंडिया में रूलर थे इब्राहिम लोदी, और इब्राहिम लोदी के साथ में एक वॉर किया था और वॉर को हम जानते हैं बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत का फर्स्ट वॉर था वो, और इसमें इब्राहिम लोदी को डिफीट कर दिया था बाबर ने और हमारे इंडिया में जो मुगल एम्पायर है उसको एस्टेब्लिश कर दिया था। उसके बाद में मुगल एम्पायर में अगर हम देखें तो हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां ये इंपॉर्टेंट रूलर हुए। लास्ट इंपॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट रूलर की अगर हम बात करें तो उनका नाम था औरंगजेब। औरंगजेब का जो रूलिंग टाइम है वो आप सभी को पता होगा। बाबर का अगर हम रूलिंग टाइम देखें तो 1526 से 1530 तक था उनका टाइम, ओके। और औरंगजेब का जो रूलिंग टाइम था वो 1658 से 1707 तक था। वैसे अगर हम देखें जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आ गए थे तब भी वैसे तो मुगल एम्पायर जो है वो इंडिया में एस्टेब्लिश था, लेकिन एक जो प्रोमिनेंट तरीके से एस्टेब्लिश उस टाइम नहीं था। 1857 का जो रिबेलियन हुआ था हमारे इंडिया में, उस टाइम में हमारे इंडिया के जो लीडर्स हैं, हमारे इंडिया के जो रिबेलियंस थे, उन्होंने अपनी तरफ से एक प्रोमिनेंट लीडर के रूप में रिप्रेजेंट किया था मुगल एम्पायर। उस टाइम के मुगल एम्पायर थे बहादुर शाह जफर सेकेंड, ओके। उसके बाद में जब 1857 की रिबेलियन को दबाया गया, सप्रेस किया गया ब्रिटिशर्स के थ्रू, तो उन्होंने बहादुर शाह जफर सेकेंड को कहाँ पर डिपोर्ट कर दिया था, बर्मा में। और इस तरीके से जो मुगल एम्पायर है वो इंडिया में उनकी एंडिंग हो गई थी। तो ये हमारे एग्जाम के टाइम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंटली आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से रूल जो है वो मुगल एम्पायर से बिलोंग करते हैं और किसके बाद में किसका रेन यहाँ पर एस्टेब्लिश हुआ था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कौन से रूलर के टाइम में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी हुई थी, ये भी हमें सबसे ज़्यादा पता होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए,
देखो बीसीसीआई जो है वो आईपीएल, आप सभी को पता है, इंडियन प्रीमियर लीग, तो आने वाले टाइम के लिए 2023 से 2027 के लिए 5 साल के लिए जो भी मीडिया राइट्स हैं उन सभी की ऑक्शन की जा रही है बीसीसीआई के द्वारा। ओके, तो हमारे लिए जो बीसीसीआई जो टर्म है उसके रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स हम देख लेते हैं। ये जो बीसीसीआई है वो एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब ये नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अंडर नहीं आता है। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें तो दिसंबर 1928 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था एज ए सोसाइटी। तमिलनाडु सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंडर इसको रजिस्टर किया गया था और एक ऑटोनोमस बॉडी के अंडर वर्क करती है। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया से जो भी फंडिंग्स, ग्रांट्स कुछ भी मिलता है उनको ये रिव्यू नहीं करता है। एक तरीके से अपने आप को ऑटोनोमस तरीके से इसने एस्टेब्लिश करता है। 1928 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, तो मतलब उस टाइम के जो ब्रिटिशर्स हैं वो इसके प्रेसिडेंट रहे होंगे, तो ग्रांट गोवन जो है वो इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे थे। प्रेजेंट टाइम में इंडिया की जो भी इंटरनेशनल क्रिकेट टीम है, जिसमें इंडिया की मैन नेशनल क्रिकेट टीम है, वीमेन नेशनल क्रिकेट टीम है, इंडिया की अंडर 19 क्रिकेट टीम है, इन तीनों को रिप्रेजेंट करता है बीसीसीआई। और इसके अलावा हमारे इंडिया की इंडिया ए टीम जो है, ओके, ए कैटेगरी के जो भी स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं क्रिकेट से रिलेटेड, उनके लिए ए टीम को भी मैनेज करने का काम करता है बीसीसीआई। अगर हम प्रेजेंट टाइम में वर्ल्ड लेवल पर देखें तो पूरे वर्ल्ड लेवल में, इंटरनेशनल लेवल पर बिग 3 जो सबसे रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है उनमें से एक है बीसीसीआई। इसके अलावा 2 है ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट बोर्ड और इंग्लैंड का क्रिकेट बोर्ड। ओके, तो ये बेसिक फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए। कभी जैसे बीसीसीआई से रिलेटेड लास्ट ईयर अगर हम 2021 में देखें तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लिया गया था स्पोर्ट्स से रिलेटेड, क्योंकि उस टाइम देखो जो टोक्यो ओलंपिक्स था वो न्यूज़ में था, इसके लिए पूछ लिया गया। लेकिन कभी अगर मान लो कि बीसीसीआई को लेकर के क्वेश्चन पूछ लें कि ये जो है वो एक ऑटोनोमस बॉडी नहीं है, स्टैट्यूटरी बॉडी है और इसको इस तरीके से इसको एस्टेब्लिश किया गया है, ये हमारी जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है उसके ग्रांट्स को रिव्यू करने का काम करता है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि ऑटोनोमस बॉडी के रूप में वर्क करती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कोविड को लेकर के, और इस आर्टिकल में बताया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है स्टेट्स को कि अवेयरनेस हमें दोबारा से क्रिएट करने की ज़रूरत है। कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है, कोविड के केसेस कुछ स्टेट्स में दोबारा से इंक्रीज हो रहे हैं, तो हमें जो भी वैक्सीन का जो भी प्रोसीजर है उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें वर्क किया जाना चाहिए। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिया कि एक भी कोविड की जो वैक्सीन है वो वेस्ट नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए, यहाँ इन्फ्लेशन को लेकर के बता रखा है कि रेगुलर अगर हम देखें तो प्रेजेंट टाइम में इन्फ्लेशन जो है वो काफ़ी हाई लेवल तक इंक्रीज हो गई है, लेकिन अभी कुछ टाइम से अगर हम देखें तो थोड़ा सा यहाँ पर इन्फ्लेशन रेट में थोड़ा सा डिक्रीज देखने को मिला है। अगर हम रूरल लेवल पर देखें तो वहाँ पर इन्फ्लेशन रेट में ज़्यादा एक तरीके से डिक्रीज हुआ है, लेकिन अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा कोई भी चेंज देखने को नहीं मिला है। इन्फ्लेशन आप सभी को पता है कि जब जो भी बेसिक कमोडिटीज़ होती हैं, जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा हाइक हो जाए उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। ओके, अगर प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो इन्फ्लेशन रेट हाइक होने की वजह से बहुत सारे इसके इश्यूज हैं, जिसमें अगर हम देखें तो कोविड-19 ने सबसे इम्पोर्टेंट इसमें रोल प्ले किया, क्योंकि उस टाइम जो है वो इंडस्ट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा बंद हो गई थी। उसके बाद में प्रेजेंट टाइम में जिस तरीके की सर्कमस्टेंसेस ग्लोबली लेवल पर चल रही है, जिसमें रशिया यूक्रेन वॉर जैसी सिचुएशन जो क्रिएट हुई है, उसकी वजह से भी ये इन्फ्लेशन रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाइक देखने को मिल रही है। क्योंकि हम रशिया के ऊपर अगर हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखें तो रशिया जो है वो, रशिया और यूक्रेन ग्लोबली लेवल पर काफ़ी ज़्यादा ग्रेन्स को एक्सपोर्ट करता है। इसके अलावा जो भी हमारा एडिबल ऑयल होता है उसमें भी यूक्रेन का काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेशन है, तो इनकी वजह से डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली मार्केट में इन सारे प्रोडक्ट्स के प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा हाइक अप देखने को मिले हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 3 पर, और यहाँ पर उत्तराखंड के जो सीएम हैं उन्होंने, यहाँ देखिए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के रूप में ओथ ली है। उत्तराखंड असेंबली के जो स्पीकर हैं उन्होंने ये ओथ उनको दिलवाई है। अब आप सोच रहे होंगे कि देखो धामी तो पहले, पुष्कर सिंह धामी तो वहाँ के सीएम हैं, फिर वो बाद में एमएलए बने हैं, ये कैसे हो सकता है? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात रिटन है कि 6 मंथ्स तक
आप जो है वो अपॉइंट कर सकते हो। मतलब कोई पर्सन जो है वो ना मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का पार्ट है, ना फिर अगर हम सेंट्रल लेवल पर देखें तो पार्लियामेंट का पार्ट है, लेकिन वो मिनिस्टर बन सकता है। लेकिन 6 मंथ्स के अंदर अंदर उनको इलेक्शन जीत करके आना होगा, किसी ना किसी सीट से अपने आप को रिप्रेजेंट करना होगा। तो पुष्कर सिंह धामी 2022 में जो इलेक्शन हुए उत्तराखंड में, उसमें वो हार गए थे, लेकिन अभी बाई इलेक्शन करवाई गई किसी सीट पर, उसमें उनको जीत हासिल हुई है। ये आपके लिए क्वेश्चन है। आपको पता होगा कि एमएलए के रूप में उनको ओथ दिलवाई है स्पीकर ने, लेकिन जो सीएम के रूप में उनको ओथ दिलवाते हैं गवर्नर, और जो कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं, जिनको वहाँ के जो सीएम रिप्रेजेंट करते हैं गवर्नर के पास में कि ये हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे, ये हमारी कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे, उनको भी ओथ दिलवाई जाती है किसके द्वारा? गवर्नर के द्वारा। तो ये बेसिक कुछ डिफरेंसेज हैं, आपको पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 4 पर। यहाँ पर तमिलनाडु के जो स्पीकर हैं उन्होंने एक इम्पोर्टेंट बात रखी है, और उन्होंने बोला है कि गवर्नर जो हैं, भले ही सेंट्रल गवर्नमेंट उनको अपॉइंट करती है, लेकिन वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी के रूप में, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें राइट डाउन किया गया है कि गवर्नर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते हैं, जैसे कि यूटीज़ में एलजी होते हैं। वो अपने आप को इंडिपेंडेंट तरीके से उनकी पोस्ट होती है और वेल तरीके से उनको वर्क परफॉर्म करना चाहिए। तो गवर्नर के लिए तमिलनाडु के स्पीकर जब दिल्ली में जो भी असेंबलीज के जो स्पीकर्स हैं, उनके जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, उनकी मीटिंग चल रही थी, तो उसमें उन्होंने रखा कि गवर्नर जो है वो एक इम्पोर्टेंट पोस्ट है। ओके, तो उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से इन्फ्लुएंस ना हो करके स्टेट गवर्नमेंट के साथ में वर्क करते हुए कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन के साथ में वर्क करना चाहिए। तमिलनाडु की यहाँ पर बहुत सारी बातें रखी हुई हैं, बहुत सारे स्टेटमेंट उन्होंने रखे कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम बहुत सारे बिल पास करवाने की कोशिश की, जिसमें स्पेसिफिक अगर हम देखें तो नीट एग्जाम को एलिमिनेट करके उसकी जगह पर उन्होंने बोला कि 12th बोर्ड की जो परसेंटेज है उसके बेसिस पर जो भी मेडिकल सीट्स हैं उनमें एंट्री दी जाए। तो इसको वहाँ के जो गवर्नर हैं RN रवि, उन्होंने इस चीज़ को वापस दोबारा से रीचेंज करने के लिए, दोबारा से रिव्यू करने के लिए इस बिल को वापस भेज दिया था। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एक सेकेंड, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कर्नाटका की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको लेकर के इलेक्शन कंडक्ट करवाई गई। 4 सीट्स जो हैं वो वैकेंट हो गई थी, और ये जो 4 सीट्स हैं वहाँ के ग्रेजुएट्स और जो टीचर्स हैं उन कंस्टिट्यूएंसीज की जो सीट्स हैं वैकेंट हो गई थी, उनको दोबारा से फिल करने का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट किया गया है। ओके, तो आप सभी को पता है, अगर हम लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में देखो जो इलेक्शन कहाँ हो रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं होता, बेसिक टर्म इंपॉर्टेंट होती है। हमारी जो बेसिक बुक है ना, उनमें क्या टर्म रिलेट हुई, जैसे हमने फर्स्ट आर्टिकल आज का डिस्कस किया और कि उसमें बोला कि हिस्ट्री, बिहार के जो चीफ मिनिस्टर, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उस आर्टिकल में मुगल एम्पायर से रिलेटेड हमें बेसिक फैक्ट्स पता होना चाहिए। अब यहाँ पर इस आर्टिकल में बेसिक पॉइंट क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल। ओके, वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। अब अगर हम बात करें, यहाँ देखिए, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 169 जो है उसमें प्रोसीजर दे रखा है कि किस तरीके से किसी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल को एस्टेब्लिश किया जा सकता है और किस तरीके से उसको रिमूव किया जा सकता है। कोई भी स्टेट अगर अपने यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनवाना चाहता है तो सबसे पहले वो अपने यहाँ पर रेजोल्यूशन को स्पेशल मेजोरिटी से पास करे, और स्पेशल मेजोरिटी से पास करने के बाद में सेंटर के पास में भेजेगा, और सेंटर में जो पार्लियामेंट है अगर वो सिंपल मेजोरिटी से इसको पास कर देता है तो फिर उस स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल का फॉर्मेशन हो जाता है। और इसी तरीके से स्टेट जो है वो अपने यहाँ पर डिमोलिशन के लिए भी, किसी स्टेट में मान लो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है लेकिन वो चाहता है कि हमारे स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को खत्म किया जाए, तो इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए वो सेंटर से अर्ज कर सकते हैं और सेंटर जो है, पार्लियामेंट जो है, वो इसको खत्म कर सकता है। तो ये तो बात हो गई आर्टिकल 169 की। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 171 में ये बात रखी हुई है कि कोई भी स्टेट में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसकी क्या स्ट्रेंथ होगी। तो स्ट्रेंथ जो है वो मिनिमम 40 मेंबर्स तो होने ही चाहिए, और मैक्सिमम जो है वो किसी स्टेट की मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली में जितने मेंबर्स हैं उसके 1/3 सीट जो हैं वो इतनी होनी चाहिए। मतलब मिनिमम तो 40 होनी चाहिए और मैक्सिमम 1/3 से ज़्यादा सीट नहीं हो सकती है लेजिस्लेटिव काउंसिल में।
ओके। लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स हैं वो आप सभी को पता है किस तरीके से उनको इलेक्ट और अपॉइंट किया जाता है। उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो 1/3 जो मेंबर होते हैं उनको जो भी एमएलए होते हैं स्टेट के उनके द्वारा उनको इलेक्ट किया जाता है। 1/3 जो मेंबर हैं उनकी अगर हम बात करें तो म्यूनिसिपैलिटीज़ और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के जो मेंबर्स हैं वो इनको इलेक्ट करते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो 1/12 मेंबर्स को टीचर्स जो हैं वो यहाँ पर इलेक्ट करते हैं और 1/12 को जो हैं वो इस स्टेट के जो ग्रेजुएट्स हैं वो इनको इलेक्ट करते हैं। और बचा हुआ जो पार्ट है मतलब 1/6 बच गए, 1/6 को जो है वो इस स्टेट के जो गवर्नर हैं वो यहाँ पर नॉमिनेट करते हैं। मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल जो हैं वो इलेक्टेड भी होते हैं और नॉमिनेटेड भी होते हैं। लेकिन जो इलेक्टेड होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होते। डायरेक्टली इलेक्टेड मतलब डायरेक्टली पॉपुलेशन जो है, जो हमारे 18 ईयर से अबव जिनको भी वोटिंग राइट्स मिला हुआ है वो डायरेक्टली इन लोगों को इलेक्ट नहीं करते हैं। लेकिन जिन लोगों को हमने इलेक्ट कर रखा है वो यहाँ पर इनडायरेक्टली जो है वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। गवर्नर जो हैं वो 1/6 को यहाँ पर नॉमिनेट करते हैं और नॉमिनेशन के लिए कुछ क्राइटेरिया है, या तो पर्सन आर्ट्स बैकग्राउंड में या फिर साइंस में। इसके अलावा अगर हम देखें तो लिटरेचर में और सोशल सर्विस में। और यहाँ पर एक क्राइटेरिया और है, ये 4 क्राइटेरिया तो वही सेम है जो राज्यसभा में नॉमिनेशन के लिए चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर कोऑपरेटिव मूवमेंट से भी अगर कोई पर्सन जुड़ा हुआ है तो भी उनको नॉमिनेशन उनका किया जा सकता है। तो ये कुछ बेसिक 5 पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके, तो ये बेसिक फैक्ट्स जो हमने डिस्कस किए लेजिस्लेटिव काउंसिल को लेकर के। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर, और इस आर्टिकल में ये बता रखा है, फर्स्ट आर्टिकल जो है यहाँ पर देखिए, ये देखो ये अभी राज्यसभा में जो इलेक्शन हुई है उसके बारे में बता रखा है कि कौन से स्टेट में किस पार्टी ने किस तरीके से क्रॉस वोटिंग करवा करके अपनी जो सीट्स हैं उनको इंक्रीज़ किया है, इसके बारे में बता रखा है। इसको पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये जो आर्टिकल है वो रिलेटेड है प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो यूएस और चाइना जो हैं वो अपने आप को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, और दोनों ही कंट्रीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने आप को एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। ये प्रेजेंट टाइम में यूएस के जो रिप्रेजेंटेटिव जो इंडिया की विजिट पर थे तो उन्होंने LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो भी इशू चल रहा है इंडिया और चाइना को लेकर के, उसको लेकर के उन्होंने बोला है कि जो भी ऑनगोइंग इशू है इंडिया और चाइना बॉर्डर पर जो भी टेंशन चल रही है इनको ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल कंटेस्ट के रूप में इस रीजन में व्यू किया जाना चाहिए। मतलब इनडायरेक्टली जो है वो यूएस अपने आप का इंटरफेयर इस एरिया में करना चाहता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो प्रेजेंट टाइम में क्वेड ग्रुप की जो मीटिंग हुई उसमें, और अभी जो संग्रीला जो डायलॉग हुई सिंगापुर में, स्पेसिफिक ये जो संग्रीला डायलॉग है वो इस रीजन की हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी इवेंट के रूप में काम करती है। तो वहाँ पर भी यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन ने एक बात बोली कि बीजिंग जो है वो इस एरिया में हर एरिया को और ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड बनाने की कोशिश कर रहा है। चाहे आप ईस्ट चाइना सी ले लीजिए, चाहे आप साउथ चाइना सी ले लीजिए, चाहे आप इंडियन ओशन में ले लीजिए, या फिर अदर कंट्रीज़ के साथ में जो भी उनके रिलेशंस हैं बॉर्डर एरियाज़ में अदर कंट्रीज़ के साथ में जो भी कन्फ्लिक्टेड जोन है वो टाइम टू टाइम इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। दूसरी बात अगर हम करें तो चाइना जो है वो भी यूएस के ऊपर टाइम टू टाइम ब्लेम करने के लिए कोशिश करता है। जैसे कि क्वेड ग्रुप की जब मीटिंग हुई तो उन्होंने बोला जैसे नाटो ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपेंड करता है यूएस, सेम उसी तरीके से क्वेड को भी उन्होंने एशिया नाटो के रूप में चाइना ने रिप्रेजेंट किया। चाइना ने स्टेटमेंट दिया कि क्वेड ग्रुप जो है वो एशिया में नाटो ऑर्गेनाइजेशन की तरह ही अपना बेस स्ट्रक्चर जो है इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। स्टार्टिंग में यहाँ के डेवलपमेंट के लिए काम किया जाएगा, फिर धीरे धीरे इनका मिलिट्री अलायंस के रूप में वर्क किया जाएगा, और फिर इन कंट्रीज़ को अपने अंडर करके यूएस जो है वो इस एरिया में भी, एशिया कॉन्टिनेंट में भी अपना जो पावरफुल इमरजेंस है उसको इंक्रीज़ करना चाहता है। ओके, तो इस आर्टिकल का मेन स्टेटमेंट या मेन पॉइंट अगर हम देखें तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि 2 पावरफुल कंट्रीज चाइना और यूएस जो हैं वो एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं टाइम टू टाइम। अब यहाँ पर जो कंट्रीज़ हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि वो किसके साथ जाना चाहेंगे और किसके साथ जाना चाहें और इससे उन कंट्रीज़ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। यहाँ पर जो आर्टिकल है इसमें फूड प्राइजेस के जो प्रेजेंट टाइम में जो राइज हो रहे हैं, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अगर हम ग्रेन्स के देखें, एडिबल ऑयल के देखें और भी अदर चीज़ें प्रोडक्ट्स देखें तो उन सभी के प्राइजेज, जिसमें मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, सभी के प्राइजेज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाइक हो रहे हैं। तो राइटर ने ये बोला है कि ये जो क्राइसिस है प्रेजेंट टाइम में, इसको हमें सोल्व करने के लिए एक प्रोसीजर अपना चलना चाहिए।
आने वाले टाइम में, अभी प्रेजेंट टाइम में फूड प्राइसेस के जो प्राइस है वो हाइक हो रहे हैं, आने वाले टाइम में अदर प्रोडक्ट्स के जो प्राइस है वो हाइक होंगे। तो जो भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग चेन है उसको हमें इस तरीके से डेवलप करना है कि जो भी इस तरीके के इश्यूज अगर फ्यूचर में देखने को मिले तो उन सभी को भी हम सॉल्व कर पाए। सेम उसी तरीके से जैसे कोविड आया तो कोविड के बाद में ये डिसाइड किया गया कि इस तरीके की जो डिजीज़ है अगर आने वाले टाइम में दोबारा से रिपीट हो तो उनके लिए हर कंट्री जो है वो ग्लोबली लेवल पर तैयार रहे, और इसके लिए हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वेल तरीके से डेवलप होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 7 पर, और इस आर्टिकल में जो राइटर है जयराम रमेश, जो यूपीए गवर्नमेंट में एनवायरमेंट मिनिस्टर भी रहे थे, उन्होंने यहाँ पर बताया है कि इंदिरा गांधी ने किस तरीके से एनवायरनमेंट के लेवल पर, मींस सेंट्रल लेवल पर इंदिरा गांधी मींस यूपीए गवर्नमेंट ने अपने आप को रिप्रेजेंट किया, कांग्रेस गवर्नमेंट ने रिप्रेजेंट किया, तो उन्होंने इंडिया में एनवायरमेंटल को तरीके से एस्टेब्लिश करने के लिए वर्ल्ड लेवल पर और इंडिया लेवल पर क्या क्या वर्क किए। सबसे पहले तो उन्होंने बताया है कि देखो सब जो इन्वायरमेंट का जो डिस्कशन है वो स्टार्टिंग में कुछ ऐसे पब्लिकेशन हुए जिनके थ्रू ये डिस्कशन स्टार्ट हुआ। 1962 में रचेल कार्सन का कुछ पब्लिकेशन आया, उसके बाद में 1968 में द पॉपुलेशन बॉम्ब जो है वो आया, 1972 में रोम्स द लिमिट टू ग्रोथ जो है वो पब्लिश किया गया, और उसके बाद में 1972 में ही अगर हम देखें तो एनवायरनमेंट को लेकर के स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट एट स्टॉकहोम 50 ईयर्स अगो टुडे। 50 साल पहले ये जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट किया गया और इसमें इंदिरा गांधी ने पार्टिसिपेट किया, और उन्होंने अगर हम देखें तो यहाँ पर जो हेड थे, होस्ट जो थे, उसके अलावा अगर हम देखें तो इंदिरा गांधी ने यहाँ पर स्पीच दिया था। यहाँ पर फिर बात बताई गई है कि 1972 में ही वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लेकर के आए, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लेके आए, 1972 के टाइम से ही कुछ टाइम बाद में ही पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इंडिया में एस्टेब्लिश किए गए, और इसके अलावा 1971 में जो रामसर कन्वेंशन हुआ था उसमें भी इंडिया ने अपनी तरफ से पार्टिसिपेशन किया था। 1969 में इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ जुलाई 1969 में रीएक्टिवेटेड किया गया था, और यहाँ पर यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का जो सेक्रेटरीट है वो इंदिरा गांधी चाहते थे कि इंडिया में एस्टेब्लिश हो, न्यू दिल्ली उसका सेक्रेटरीट बने, लेकिन उस टाइम दो कंपटीटर थे, एक इंडिया और दूसरा केन्या नैरोबी। तो केन्या नैरोबी जो है उसके लिए बताया गया है कि इंडिया के काफ़ी अच्छे कंपेनियन थे, काफ़ी अच्छे फ्रेंड थे केन्या जो कंट्री है उस टाइम, तो यहाँ पर केन्या में उसको एस्टेब्लिश किया गया। इसके अलावा और भी अदर जो एक्टिविटीज़ हुई उन सभी के बारे में यहाँ पर फॉर्मेशन किया गया है। आप सभी को एक बेसिक टाइमलाइन जो है वो पता होना चाहिए इन सारी चीज़ों को लेकर के कि कब कौन से टाइम में कौन सी ट्रीटी हुई थी। ओके, तो 1971 एक ब्रॉड ओवरव्यू अगर हम करें, यहाँ पर देखिए 1971 में रामसर कन्वेंशन हुई थी, 1972 में जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद में 1973 जो है उसमें साइट्स को इस्टेब्लिश किया गया था। ओके, उसके बाद में 1979 की बात करें, जो ईयर हम यहाँ पर लिख रहे हैं उसमें जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए कन्वेंशन की गई थी। ओके, और इसके बाद में अगर हम देखें तो 1982 जब इसमें 10 ईयर्स कंप्लीट हो गए स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस को, तो 1982 में नैरोबी डिक्लेरेशन की गई। 1983 में ये डिसाइड किया गया कि एक कमीशन बनाया जाएगा और एक कमीशन जो है वो एनवायरनमेंट के ऊपर डिस्कशन करेगा, तो इसको लेकर के ब्रुटलैंड कमीशन जो है उसको एस्टेब्लिश किया गया। 1985 में वियना कन्वेंशन बनाई गई, और 1987 में जो ब्रुटलैंड है उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी एनवायरनमेंट को लेकर के, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया 1987 में। 1989 की अगर हम बात करें तो 1989 में जो भी हजार्डस वेस्ट जो हैं उनको अगर आपको ट्रांस बाउंड्री उनका भेजना है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भेजना है, तो उन सभी को रेगुलेट करने के लिए बेसल कन्वेंशन आई 1989 में। उसके बाद में अगर हम डिस्कस करें तो 1992 जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 3 इम्पोर्टेंट जो काम है वो यहाँ पर किए गए। क्लाइमेट चेंज के लिए यहाँ पर यूएनएफसीसी ये एस्टेब्लिश हुआ, इसमें मतलब एक फ्रेमवर्क स्टार्ट हुआ कि धीरे धीरे डिस्कशन होगा, रेगुलर मीटिंग्स होंगी। इसके अलावा यूएनसीबीडी यहाँ पर हुआ, CBD
मतलब जो बायोडाइवर्सिटी है उसके लिए, और UNCCD यहाँ पर हुआ डेजर्टिफिकेशन के लिए। 3 इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुआ बायोडाइवर्सिटी के लिए, डेजर्टिफिकेशन के लिए और क्लाइमेट चेंज के लिए। सबसे पहले UNFCCC की जो फर्स्ट मीटिंग हुई, जिसको फर्स्ट COP के नाम से जानते हैं, 1995 में। उसके बाद में 1989 में बेसल कन्वेंशन हुआ था हैजार्डस वेस्ट के लिए, और इसका उल्टा कर लो 1998 में अगर हम देखें तो हुआ था रोटरडैम कन्वेंशन। रोटरडैम कन्वेंशन, ये जो रोटरडैम कन्वेंशन है, जो भी हैजार्डस केमिकल हैं उन सभी के लिए 1998 में जो कन्वेंशन है वो हुई थी। 2000 जो है उसमें कार्टिजेना प्रोटोकॉल आया, ओके, और 2010 जो है, यहीं से आप याद कर लो 10 इयर्स बाद में आया नागोया प्रोटोकॉल। ये किससे रिलेटेड है? ये बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है। अब 1972 में हुआ था स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, और 2001 में हुआ स्टॉकहोम कन्वेंशन। स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ 2001 में, किसके लिए? POP के लिए। कुछ ऐसे पोल्यूटेंट्स हैं जो टाइम के साथ में डिग्रेड नहीं होते हैं, उन सभी को रेगुलेट करने के लिए 2001 में स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था, स्टॉकहोम कन्वेंशन। और पहले 1972 में क्या हुआ था? स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। दोनों में अपने आप को मतलब एक तरीके से मिक्स नहीं करना है दोनों चीज़ों को। उसके बाद में 1992 से 10 ईयर के बाद में अर्थ समिट ही होती है 2002 में जोहान्सबर्ग में, जिसमें भी इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंटेशन देखने को मिला था। उसके बाद में अगर हम देखें तो 2013 में मिनामाता कन्वेंशन हुई थी मरकरी को रेगुलेट करने के लिए, ओके, मिनामाता कन्वेंशन। 2015 में आप सभी को पता है पेरिस एग्रीमेंट हुआ, जिसमें इंडिया ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखे। पेरिस के साथ में मिलकर के इंडिया ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को एस्टेब्लिश किया, और भी बहुत सारे टारगेट्स जो है, ठीक है, कुछ टारगेट्स जो हैं वो अचीव करने की कोशिश की गई। नेशनल डिटरमाइंड जो टारगेट्स हैं, जिसमें इंडिया ने भी 3 टारगेट्स डिसाइड किए थे, उन 3 टारगेट्स को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन कौन से टारगेट्स हमने डिसाइड किए थे। 2015 हो गया। 2016 जो है उसको किगाली अमेंडमेंट्स आया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। 1987 में जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था उसको लेकर के 2016 में किगाली अमेंडमेंट्स किए गए। 2017 में बोन जर्मनी में COP23 की मीटिंग हुई। 2018 की अगर हम बात करें तो उसका नाम है क्रोएशिया पोलैंड में, ठीक है, काटोविका पोलैंड में ये जो मीटिंग है 2018 में हुई। 2019 में अगर हम बात करें तो चिली में प्रेसिडेंसी हुई, लेकिन मैड्रिड में ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो कोप की मीटिंग हुई 2019 में। 2020-21 में कोविड की वजह से देखने को मिला। 2021 के लास्ट में ग्लासगो समिट हुई, जिसको COP26 के नाम से हम जानते हैं, जिसमें इंडिया ने डिसीजन लिया कि 2070 तक हम नेट जीरो एमिशन के टारगेट के ऊपर काम करेंगे। तो ये टाइमलाइन है, बेसिक चीज़ें हैं, आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ डाटा दे रखे हैं इसी एडिटोरियल पेज पर, और इस एडिटोरियल पेज पर ये बता रखा है कि एम्प्लॉयमेंट जो है, जो कोविड की वजह से डिग्रेड हुआ था, उसमें दोबारा से अपग्रेडेशन देखने को मिला है। एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो पिछले महीने से अगर हम कंपैरिजन करें या फिर 2019 से अगर हम कंपैरिजन करें, मींस कोविड के पहले वाले टाइम से, तो उससे काफ़ी ज़्यादा अपग्रेडेशन देखने को मिला है। यहाँ पर कुछ डाटा दे रखे हैं नेशन फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के, कि किस तरीके से कौन से स्टेट में, कौन से एरिया में व्हीकल की अवेलेबिलिटी है, रेफ्रिजरेटर कूलर जो है वो हमारी इंडिया की कितनी पॉपुलेशन यूज़ करती है। यहाँ पर 9 जो पेज है उस पर जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल दे रखा है, इसमें प्रेजेंट टाइम में डिमोलिशन इशू देख रहे हो। अभी जो है प्रोटेस्ट देखने को मिला अदर स्टेट में। नुपुर शर्मा ने जो स्टेटमेंट दिया उसकी वजह से, तो इसमें उत्तर प्रदेश में कानपुर वाले एरिया में ये बोला जा रहा था कि किसी पर्सन ने लोगों को इन्फ्लुएंस किया और उसकी वजह से ये प्रोटेस्ट देखने को मिला। तो जो पर्सन है उसका जो घर जो है, हाउस जो है, उसको डिमोलिश कर दिया गया। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि आर्टिकल 21 जो है, ना सिर्फ आर्टिकल 21 जो है वो राइट टू हाउसिंग को रेगुलेट करता है, इसके अलावा इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ फ्रेमवर्क जो है उसके अंदर भी ये बात बोली गई है कि कोई भी इंटरनेशनल जो लॉ जो है वो किसी भी इंडिविजुअल राइट टू प्रॉपर्टी जो है उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता है आर्बिट्रेरी तरीके से। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स स्टेट्स आर्टिकल 12 में ये बात बोलता है कि कोई भी पर्सन जो है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी पर्सन की प्राइवेसी में, फैमिली में, होम में, करस्पेंडेंस जो भी रेगुलेट होते हैं उसके ओनर और रेपुटेशन के ऊपर अटैक नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर
अगर हम देखें तो रेगुलर इस तरीके के इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। स्पेसिफिक जब यूपी गवर्नमेंट ने इस तरीके का प्रोसीजर पास किया था, बिल पास किया था कि अगर वहाँ पर कोई भी इस तरीके के प्रोटेस्ट होते हैं और उसमें अगर पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचता है तो जो पर्सन इन्वॉल्व हैं उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाया जाएगा। उसके बाद में ये जो एक्टिविटी है वो और ज़्यादा इंक्रीज होती जा रही है। ओके, तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि प्रेजेंट टाइम में जो हमारी जुडिशरी है उसको इंटरवीन करना चाहिए और इंटरनेशनल लॉज जो जिनमें ये बेसिक चीज़ें रखी हुई हैं, अलग अलग लॉज में अलग अलग पॉइंट्स के बारे में इस आर्टिकल में बताया हुआ है, उन सभी के बेसिस पर हमारी जो जुडिशरी है वो यहाँ पर वर्क करे और सुप्रीम कोर्ट जो है वो बेसिक सुओ मोटो तरीके से इस पॉइंट को अपने आप में डिस्कशन करते हुए इसके ऊपर जो बेसिक पॉइंट्स हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करे, ताकि जो गवर्नमेंट है वो आर्बिट्रेरी तरीके से जो भी रूल्स हैं, जो भी उनके राइट्स हैं, उन सभी को स्नैच करने की कोशिश ना करे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 12 पर, और इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि सेंटर जो है वो फोर्टिफाइड राइस को सप्लाई करेगी पीडीएस सिस्टम के थ्रू। फोर्टिफाइड राइस आप सभी को पता है ना कि राइस का क्या किया जाता है, एक तरीके से उनको ग्रेन से उनका फ्लोर बनाया जाता है, फिर उसमें एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स जो है वो ऐड किए जाते हैं और फिर दोबारा जो है वो कर्नेल फॉर्म में उनको डेवलप किया जाता है, ताकि जो भी हमारे यहाँ पर ग्राउंड लेवल पर अगर हम देखें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है उन सभी को ख़त्म किया जा सके। यहाँ पर जो सिप्री जो है, सिप्री क्या है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो डिफेंस थिंक टैंक के रूप में काम करती है, उन्होंने ये बोला है कि इंडिया, अगर हम कंपैरिजन करें पाकिस्तान, दोनों में ही न्यूक्लियर आर्सेनल जो है, न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो टाइम के साथ में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। ओके, यहाँ पर ये बोला गया है सुप्रीम कोर्ट ने अपनी आर्टिकल 142 के बेसिस पर, 142 क्या है जिसमें अगर आपको स्पेशल आपको जस्टिस क्लियर करवाना है, कोई इशू जो है वो आपके सामने जुडिशरी के सामने चल रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पावर है आर्टिकल 142 के तहत कि वो जो है वो अपने रूल्स का यूज़ करते हुए और जो भी बेसिक पॉइंट्स हैं उनको रेगुलेट कर सकती है और रेगुलेशन के थ्रू जो जस्टिस देने का जो प्रोसीजर है उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। ओके, कंप्लीट जस्टिस देने का जो प्रोसीजर है उसके लिए आर्टिकल 142 के तहत जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट को दी जा रही है। तो यहाँ पर एक डिसेबल्ड पर्सन उनको अपनी जो भी उनका कोर्स है वो आईआईटी से वो कंप्लीट कर सकते हैं। इसके लिए जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आर्टिकल 142 जो है उसको यूज़ करते हुए ये सारी पावर उनको दी है। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।